Good morning, students. This is first chapter of history, the French Revolution. French Revolution is a landmark in the history of Europe and world. फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप के हिस्ट्री का एक लैंडमार्क है एंड इट एंडेड द मोनार्शियल सिस्टम इन फ्रांस. जो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था उसको ये एंड किया. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, the slogan of French Revolution, liberty, freedom and equality, become important idea of the new era. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो कॉमन पीपल्स थे उनके अंदर लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी इन के आइडियाज़ आ गए और इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा. और हम देखते हैं अब स्टार्टिंग पॉइंट इस चैप्टर के. फर्स्ट पॉइंट है इसका, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी का क्या कंडीशन था. अबाउट 1774 लुइस 16 जो थे ये बॉर्बन फैमिली मीन्स एक डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी था उस समय फ्रांस के, और उसके किंग बने. और जब ये किंग बने तो दैट टाइम ही वाज 20 ईयर ओल्ड एंड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से इनकी मैरिज हुआ, शादी हुआ. एंड जब ये वहाँ के किंग बने तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो उस समय वहाँ का ट्रेजरी मीन्स खजाना जहाँ पर उनके वेल्थ होते कि वो क्या था, एम्प्टी था. मीन्स हम कह सकते हैं कि उस समय वहाँ का ट्रेजरी एम्प्टी था. और इसका रीज़न ये था कि उसके पहले ब्रिटेन का एंड फ्रांस का वार हुआ था और ये हमेशा चलता रहता था, जिसके वजह से वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी डिक्लाइन हो गया था. और जो उस समय वर्साइल पैलेस था, इसके मेंटेनेंस में जो भी उसके डेवलपमेंट में मेंटेनेंस में खर्चे आते थे इसके लिए, और उसके साथ साथ लुइस 16 ये हेल्प किए थे 13 अमेरिकन कॉलोनी को, क्योंकि अमेरिकन कॉलोनीज जो थे और ब्रिटेन के बीच में हमेशा वार होता रहता था. और ये इसलिए हेल्प करते थे कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे क्योंकि अमेरिका जो था ये भी ब्रिटेन से वार कर रहा था, फ्रांस भी. तो जैसे होता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसी के थ्रू ये उसका हेल्प किए अमेरिकन कॉलोनीज का. एंड ये बाद में काफ़ी धीरे धीरे डेप्थ में होते गए. यहाँ पर हम देखेंगे एक वर्ड लिवर्स करके,
ये जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होता है वैसे वहाँ का करेंसी है फ्रांस का। तो धीरे धीरे क्या होते गए, डेप्थ होते गए, मीन्स ऋणी बनते गए, और इसके जो भी इनकम था और उसका करीब 10% इनको उसके इंटरेस्ट देने में, मीन्स ब्याज चुकाने में जो लोन था चला जाता था, और जो भी इनके मेंटेनेंस के, आर्मी के, कोर्ट अफसर्स, यूनिवर्सिटीज़, इन सब में खर्चे हो जाते थे। तो इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और इसके लिए ये टैक्सेस में इंक्रीज करना शुरू किए। तो उस समय जो टैक्सेस किसके थ्रू पेड किया जाता था, इसके लिए हमें ये डायग्राम समझना होगा कि दैट टाइम देयर वर 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, and second nobility, and third state. In this state, small peasants, servants, landless labor, और ये जो तीनों स्टेट हैं, इसमें जो थर्ड स्टेट है, इसमें हम कह सकते हैं ये कॉमन सिटीजन्स जो थे वहाँ के, ये टैक्सेस को पेड करते थे। किसको? क्लर्जी को और नोबिलिटीज को। मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ये टैक्सेस को पेड नहीं करते थे। सिर्फ जो टैक्सेस थे ये थर्ड स्टेट के थ्रू पेड किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम टैक्सेस को कौन पेड करते थे? थर्ड स्टेट। एंड थर्ड स्टेट भी 3 कैटेगरी में डिवाइड था। जैसे इसमें हम देखें कि जो सबसे लोअर स्टेट पर है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, एंड इससे अब पेजेंट्स मीन्स जिनके पास कुछ लैंड होते थे, आर्टिसंस। फिर इससे ऊपर जो थोड़ा एजुकेटेड, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, मतलब ये सब इसमें इंक्लूड होते थे। एंड ये तीनों मिलकर के स्टेट को, चर्च को एंड नोवेल्टीज़ को क्या पेड करते थे? टैक्सेस। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट में थे, क्लर्जी वेयर द ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। मतलब हम कह सकते हैं जो चर्च में थे ये इसके अंडर आते थे। एंड दे इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, कि ये टैक्स को पेड भी नहीं करते थे एंड ये अपने लाइफ को एंजॉय करते रहते थे। एंड जो पीजेंट्स के थ्रू एक टैक्स पेड किया जाता था चर्च को, जो टैक्स कहलाता था, और ये 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था। फिर हम सेकंड देखेंगे, सेकंड टैक्स जो टेल, ये
स्टेट को डायरेक्ट पेड किया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा, and second state, the nobility. It consisted of rich aristocrat people of the state. मतलब इसमें जो उस समय रिच पर्सन्स थे ये लोग आते थे, एंड ये लोग भी टैक्स मतलब स्टेट को टैक्स नहीं देते थे, और ये फ्यूडुअल सिस्टम मीन्स जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जमींदारी व्यवस्था, जैसे सपोज दैट एक लैंड लॉर्ड हो और उसके अंडर फार्मर्स लेबर हों, एग्रीकल्चर लेबर्स हों, तो ये वर्क करते थे एंड ये इनको टैक्स पेड करते थे। इस टाइप के सिस्टम था उस समय। एंड हम आते हैं थर्ड स्टेट। हम देखें कि जो भी थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, ये लोग इसमें आते थे। एंड वहाँ का फ्रांस के जो पॉपुलेशन था वहाँ के 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स थे, एंड इसमें मैक्सिमम ऐसे पीजेंट्स थे जो लैंडलेस थे या उनके पास बहुत लो लैंड होता था, बहुत कम लैंड्स होते थे, और ये इनके अंडर जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट था इनके अंडर ये वर्क करते थे। यहाँ पर हम इस फिगर में देखेंगे कि ये जो पर्सन है नोबेलमैन है, ये पीजेंट्स, इसके पास हम देख रहे हैं यहाँ इतना अधिक मात्रा में है, उसके बाद भी इसको अभी और चाहिए। एंड हम ये कंडीशन देख रहे हैं जो पीजेंट्स है, लो लेवल का पर्सन है, इसके पास इतना कम होने के बावजूद भी इसको अभी और चुकाना है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। दैट टाइम व्हाट वाज कंडीशन ऑफ पर्सन फास्ट गर्ल टू सर्वाइव, कि सर्वाइव के लिए उनको कैसे स्ट्रगल करना पड़ता था, ये हमें इस पॉइंट्स में है। कि सबसे पहले बात हम नॉर्मल देखेंगे कि कहीं का जब बैड कंडीशंस होता है तो उस पर इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन का। 1715 में वहाँ का जो पॉपुलेशन था 23 मिलियन, एंड 1789 में ये इंक्रीज होकर के 28 मिलियन हो गया। मिलियन आपका ये वर्क होगा कि 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है। तो जब पॉपुलेशन इतनी स्पीड से इंक्रीज होना शुरू हुआ, स्वाभाविक है तो फूड ग्रेन का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड प्रोडक्शंस जो ग्रेन्स हैं इसका प्रोडक्शंस उसी लेवल में है कि प्रोडक्शंस रेट उतना ग्रोथ नहीं है। तो क्या हो रहा है, हम देखें कि वहाँ के मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं उनका जो स्टेपल डाइट है वो क्या है, ब्रेड है। एंड ब्रेड का रेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग
वहाँ के जो लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके मजदूरी मीन्स बेजेस जो हैं वो फिक्स ही हैं, मीन्स वो उसमें उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सपोज दैट कभी कभी जैसे वहाँ पर ड्रॉट, हेल, ये सब हो जाता है तो उनको फेस करना पड़ता है सबसिस्टेंस क्राइसिस से। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें लोग अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में भी असमर्थ होते हैं, कि उनको इस चीज़ को भी, जैसे हम जानते हैं कि ब्रेड, हाउस एंड क्लॉथ इज बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस, कि इसको भी ये कंप्लीट करने में असमर्थ होते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पुअर एंड रिच के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें काफ़ी क्या हो रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। इसको हम इस डायग्राम के भी थ्रू समझ सकते हैं कि इसका स्टेप क्या है। जैसे बैड हार्वेस्ट होने से इसका इफेक्ट पड़ेगा कि कम, जब ग्रेन का ग्रोथ कम होगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि उसका डिमांड बढ़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।